अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। अच्छा, ये सुबह बखैर तो हम करते हैं और बहुत उम्मीद भी करते हैं कि आज का दिन में गर्मी ज़रा कम हो, बिकॉज एवरी डे इट्स अ कंपटीशन। ऑनेस्टली इट्स अ कंपटीशन। अब हम सुबह बखैर के साथ खैर की दुआएं हमारे दिल में चल रही होती हैं। दिल से ये एक निकलती है। बिकॉज कल की अगर बात करें, आशूरा भी था, मजालिस भी थी, शाम गरीबा की और जुलूस भी थे। अल्लाह का शुक्र है कि सब बखैर व आफियत इख्तिताम को पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतनी गर्मी थी, इफ़ वी टॉक अबाउट कराची, कि यहाँ पर दर्जा हरारत तो ऑल्दो 41 डिग्री था, विच इज़ ऑन अ वेरी हाई साइड फॉर कराची, बट फील्स लाइक, यानी कि महसूस कितना किया जा रहा था, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कैन यू इमेजिन? वेल, यू कैन इमेजिन, वी आर ऑल सफरिंग एंड लिविंग इट। लेकिन कल जुलूस में ख़ास तौर पे सिर्फ अगर हम कराची की बात करें तो आपको बताएं कि 200 लोग जो हैं, 200 लोग शदीद गर्मी की वजह से इफेक्ट हुए हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कराची राइट नाउ। आपको पता है कि वाटर स्प्रेज जो हैं, हाँ जी, वाटर स्प्रेज किए जा रहे थे, लोगों को ठंडे पानी की सबीलें, शरबत की सबीलें, वो तो जगह जगह लगी ही होती हैं, लेकिन अदरवाइज इट वॉज अ वेरी वेरी हॉट डे। और उससे पहले की जो रात है, यानी 9 मुहर्रम, आशूरा की जो शब आशूर थी, वो कहते हैं जी कराची की गर्म तरीन रात थी, सेकंड गर्म तरीन जिसको कह रहे थे। 1 जुलाई जो थी वो गर्म तरीन रिकॉर्ड हुई है इस साल की। और परसों रात जो थी वो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये ऑलमोस्ट एक बहुत ही घिनौना किस्म का कंपटीशन बन गया कि किससे ज़्यादा, हाँ, ज्यादा गर्मी होगी। अच्छा, मैंने बड़ा जोर से कोई वर्ड ढूंढा है टू गिव यू द फील हाउ हॉट इट इज। बट यू नो, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हर जगह ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ग्लोबल चेंजिंग वेदर पैटर्न्स की अगर बात करें तो कनाडा में, टोरंटो में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। वो ड्रेक का घर देखा था आपने? उफ, डूब गए हैं भाई, डूब गए हैं। वहाँ तो बिजली भी, आपको पता है ना कि वहाँ जब बारिशें होती हैं तो एक तो सब कुछ ही डूब जाता है। ये लें जी, कुछ आपको विजुअल्स भी दिखा दें। फिर बिजली मुअत्तल हो गई उधर, बहुत सी जगहों पे देयर वाज नो पावर एट ऑल, एंड दोज कंट्रीज आर नॉट यूज्ड टू इट। ये नहीं कि हम बड़ा 80 साल रिकॉर्ड टूटा है। 1941 में इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद 2024 में इतनी बारिश हुई है कि ये लग नहीं रहा। बात ये है, गर्मी हो या बारिश हो, कोई भी मुल्क, कोई भी रीजन्स जो है, दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट। ये अनप्रेसिडेंटेड कुछ वेदर पैटर्न्स जो है, हर वक्ती बारिश और होती है। इवन देन इस किस्म की बारिश के लिए वो भी तैयार नहीं है। होती है तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि कितना ही पानी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि चला जाएगा। अब ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दुनिया में, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिस इज नॉट समथिंग दैट माइट हैपन लेटर इन द फ्यूचर, वी आर लिविंग इट। ये इस वक्त हो रहा है। वो सिर्फ दुबई टाइप ममालिक ही होते हैं जहाँ एक दफ़ा उन्होंने इतनी बारिश एक्सपीरियंस की और उसके बाद सारा सिस्टम ही तब्दील करके रख दिया। दे कैन मैनेज इट, अदरवाइज हमें अपनी आदत बदल कर, अपने तौर तरीके बदल कर, दुनिया में वेदर पैटर्न्स को कंट्रोल करने के लिए प्लांटेशन कर कर ही इसको मैनेज करना पड़ेगा। मतलब सीरियसली हमें कुछ करना पड़ेगा। आप देखिए, सारे एक्सपर्ट्स तो दुबई ने वैसे बुला लिए हैं। आपको पता है ना कि उन्होंने तो वीज़ा देना, ब्लू वीज़ा दे आर कॉलिंग इट, देना शुरू कर दिया है कि जो आके इस चीज़ को मैनेज कर सकें। दे आर इन्वाइटिंग एंड अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट, आई वुड से, क्योंकि दिस इज़ इट, अब तो यही होना है। अच्छा, पता है क्या, हमारे पहले कितने चैलेंजेस हैं। बिजली के बिल हमसे दिए नहीं जाते, गर्मी भला की है, मतलब कितना भी एसी चला लें फिर भी आपने जिंदा रहना है, और एसी खराब हो रहे हैं, एसी खराब हो रहे हैं, और जाहिर है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड एन एयर कंडीशनर, तो उसी में हमने रहना भी है। और फिर हमारे हालात ऐसे बन जाएं कि हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा जो बाहर जा रहा है वो गटर में गिरकर मर जाएगा। ये एक हॉरर स्टोरी है। ये जब हम सुनते हैं, और जिस फैमिली, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं जिनके साथ ये होता है, क्योंकि ये इतनी अब कोई रियलिटी है। आपको बता दें कि अभी ये बिल्कुल अब रिसेंट बात ही है, कराची में आपको पता ही है कि खुले आपको नज़र आ रहे होते हैं, मैन होल्स जो हैं वो खुले पड़े होते हैं, हंसते खेलते बच्चों को निगल रहे हैं। और कल मलीर मेमनगोट में 2 और बच्चे गटर में गिर के मर गए। बेसिकली 5 गिरे थे, 2 जो थे और 3 को बचा लिया। लेकिन दिस इज सच कॉमन प्रैक्टिस। अब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें अजीब भी इस तरह नहीं लगता, बिकॉज हमारे यहाँ तो ये हो ही रहा होता है। एवरी टाइम वी टॉक अबाउट इट, और हम इमेजिन करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चेंजेस होंगे, बट नथिंग रियली चेंज। मेमनकोट का ये खोसो मोहल्ला है, गुलिस्तान मुस्तफ़ा कॉलोनी है। हुआ ये कि बहुत सारे बच्चे सबील के लिए गली में जमा थे, गटर का ढक्कन टूटा, उस गटर के ऊपर खड़े थे, कच्चा है। वो कहते हैं जी हमने तो कुएं बनाए हुए हैं सीवेज के लिए, कोई निज़ाम तो है नहीं। अब
ये भी एक सवाल है कि यहाँ सीवेज का निज़ाम क्यों नहीं है। ये भी एक सवाल है कि ये आबादियाँ लेजिट हैं, ये कानूनी हैं। कैसे खुल जाते हैं अगर इस किस्म का निज़ाम ही नहीं है? क्या हो रहा है? हाउ आर यू सेलिंग इट टू द पीपल? क्या आके रहना शुरू कर दें वेयर एज इट्स नॉट इक्विप्ड? 5 बच्चे 20 फुट से ज़ायद गहरे गटर में गिरे जाकर, कुआं कह लें, गटर कह लें। 2 बच्चे जहाँ बहक हो गए मौके पर ही, बाकियों को अच्छा उसके बाद बचा लिया था 3 को, लेकिन वो भी अपनी मदद आपके तहत ही बचा रहे हैं। कौन सा इदारा आया था इन बच्चों को नीचे से निकालने के लिए? वो यही कहते रहे कि हम क्यों मोटरसाइकिलों पे लेके बच्चों को भागे हैं। मतलब दिस इज अनदर ट्रेजेडी ऑल टुगेदर। ये तो कोई देख ले तो बचा ले, वरना तो ढूंढते ही रहते हैं कि गया किधर बच्चा। तो गटर में जी ये पहला वाकया नहीं है। कराची में ऐसे वाक़यात जो हैं वो बिल्कुल मामूल हैं और ज़िला मलीर इस मामले में सबसे ज़्यादा गैर महफूज इलाका समझा जाता है, जहां खुले मैन होल्स जो हैं वो मौत का कुआं साबित हो रहे हैं। और मलीर इस आई थिंक उस जमात का ये इलाका समझा जाता है जो सिंध पर लगातार चौथी बार हुक्मरानी कर रही है। तो एटलीस्ट सवाल तो किया जा सकता है ना, और उन लोगों से भी जो बार बार वोट देते हैं, उन्हीं लोगों को जिनका आप काम देख रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हुआ। मतलब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आवाम को खुद भी लेनी पड़ेगी ना। MNA भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ज़ाहिर है निचली सतह पे भी कुछ लोग हमारे साथ होंगे, हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता करें। कराची मेयर भी वहीं के हैं। कराची में रवा साल गटरों में गिर कर जहाँ बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई है। 17 किस तरह फौत हुए इस शहर में? गटर में गिर कर। अच्छा जी, चले। सबसे पहले तो इस वाक़े की तफसील मालूम करते हैं। ज़ीशान शाह हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फिर सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। ये उनका इलाका है। ज़ीशान, एक मरतबा फिर वही हुआ, बता दीजिए कि एग्जैक्टली कब हुआ था, किस तरह से बाकी जो 3 हैं उन बच्चों को निकाला किया? जी देखें, ये डिप्टी मेयर का एरिया ज़रूर है, और लेकिन माजी के मुकाबले इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट वाक़या पेश आया है। ये गफूर बस्ती है, मेमन गोट में वाक़ कच्चा सा इलाका है, जहाँ पे इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत कोई 25 फुट गहरा एक कुएं नुमा उसका एक ड्रेनेज का सिस्टम बनाया हुआ है, जिसे सेप्टिक टैंक भी कहा जाता है। उसके ऊपर एक कच्चा सा ढक्कन रखा हुआ था, क्योंकि इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत वो बनाया था, कोई सरकारी तौर पर वो तैयार नहीं किया गया था। और वहीं पर ही एक सबील लगी हुई थी। बच्चे वहाँ पे आए और जो ही इस ढक्कन के ऊपर खड़े हुए तो ये ढक्कन टूट गया, और उस 25 फुट गहरे जो गड्ढा बना हुआ था, जो टैंक बना हुआ था जो सीवरेज का, उसमें वो 5 बच्चे गिर गए। अफसोसनाक बात यह है क्योंकि टेलीफोन के सिग्नल्स बंद थे, किसी से रब्ता नहीं हो सकता था, किसी रेस्क्यू हुकाम से रब्ता नहीं हो सकता था। तो उसके बाद में इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत उन 5 बच्चों को बाहर निकाला। इब्तदाई तौर पर जिन 2 बच्चों को बाहर निकाला गया था, वो उसमें दोनों बच्चे वो जाँ बहक हो चुके थे, जिनकी शनाख्त ताहा लाशारी और 10 साला ताहा लाशारी और 4 साला हसनैन के नामों से हुई है। जबकि 3 मज़ीद बच्चे उसके बाद निकाले गए जो कि ज़िंदा हालत में थे, लेकिन काफ़ी तशवीशनाक हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उन तीनों की शनाख्त 7 साला साकिब, इसके अलावा 11 साला परवेज़ और एक बच्चा 10 साला जो कि नामालूम बताया जा रहा है, उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। जितने भी इलाका मकीन थे, क्योंकि एम्बुलेंस तक एक्सेस नहीं था, किसी के फ़ोन्स नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत गाड़ियों, रिक्शों पे, मोटरसाइकिलों में डाल के इनको करीबी अस्पताल लेके गए, और उसके बाद में फिर वहाँ से एम्बुलेंसेस से रब्ता करके उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया। ईशान, ये पूरी एक हॉरर स्टोरी है। ये सोच, और फिर वो दिन जहाँ वाकई टेलीफोन लाइंस वगैरह, ये मोबाइल्स बहुत से इलाकों में नहीं चल रहे थे, उसी वक्त ये होना इमेजिन भी करना मुश्किल है कि उन फैमिलीज़ के साथ क्या गुजरा होगा। अच्छा, बाकी 3 बच्चे जो बच गए, उनकी कैसी है हालत? देखिए, तीनों बच्चे, क्योंकि काफ़ी जहरीला वो था जो टैंक था, उसमें गिरे थे, और अब वो तीनों बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। इब्तदाई तौर पर जो हमारे पास इत्तलात आई थी कि ख़तरे से बाहर थी, लेकिन हालत उनकी काफ़ी नासाज थी, जिसके लिए उनको अब ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अच्छा, किसकी गफलत है इस वाक़े पे? हुकूमती गफलत है, इलाका मकीनों की गफलत है, इंतज़ामिया की गफलत है, किसकी गफलत हम कहें यहाँ पे है?
देखिए, यहाँ पे ये पहला वाक़या नहीं हुआ है। इससे कबल भी मेमन गोट, जामोट गोट में एक वाक़या पेश आया था जहाँ पे मैन होल में एक बच्चा गिर गया था। इसके अलावा एक और मैन उससे तकरीबन 2 या 3 दिन के गैप से ही बल्दिया टाउन में भी एक छोटा बच्चा मैन होल में गिर गया था। तो ऐसे वाक़यात तो पेश आए। उसके बाद में हुकूमती जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बल्दियाती रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से वो आते हैं, बुलंदबांग दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद में ये चीज़ खो जाती है। चंद इलाक़ों में ढक्कन वगैरह लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि जब एक जान ज़ाया हो जाती है तो उसके बाद में रिज़ल्ट आ जाता है सामने के वाकई में जितनी भी हिकमत अमलियाँ तैयार की गई थी वो सारी फेल होती नज़र आ रही हैं। जिसका रिज़ल्ट आज ये है, जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई उन्होंने ये बात कहा कि मुतअद्दिद बार इस एरिया से जिस तरह के डिप्टी मेयर भी यहीं से ही जीते हैं, इसके अलावा जो सूबाई असम्बली के जो रुकन हैं जो वो भी इसी एरिया से जीते, वो भी पीपल्स पार्टी के ही हैं, उसी जमात के हैं। मुतअद्दिद बार इलाका मकीनों ने उनसे शिकायत की कि यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइनों का मसला है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत सेप्टिक टैंक बनाया जो कि 25 फुट गहरा है, लेकिन किसी भी सरकारी मशीनरी यहाँ पे हरकत में आती हुई नहीं दिखाई दी। अलमिया सबसे बड़ा ये है कि जिस वक्त ये वाक़या हो गया था उसके 4 घंटे गुजरने के बावजूद भी मीडिया टीम्स वहाँ पर पहुँच गई, उन्होंने कवरेज कर ली, गिरने वाले बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, उनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी हुकूमती, कोई भी सरकारी, कोई ज़िला इंतज़ामिया का रिप्रेजेंटेटिव, कोई उस इलाके में उन लोगों के पास नहीं पहुँचा जो कि ख़ुद एक अलमिया और वो अलमिया है और जितनी उनकी सीरियसनेस इस वाक़े से मुतालिक नज़र आ रही है वो सबके सामने है। इसलिए नहीं आए होंगे ना क्योंकि जवाबदेह हैं, उनसे फिर पूछा जाता है कि आप लोग किधर हैं। और ये गटरों के ढक्कन की भी जब हम बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि उनको चोरी कर लिया मतलब अब दुनिया में इतनी और किस्मों की चीज़ें आ गई हैं कि आप थोड़े से प्रोएक्टिव हों और सोचें कि और किस तरीके से इन मैन होल्स को बंद किया जा सकता है परमानेंटली, ताकि इस तरह एक्सीडेंट्स ना हो। अच्छा, फाइनली ज़ीशान ये भी बता दें कि बच्चों का ऑब्वियसली ये तो खबरें आती रहती हैं कि बच्चे गिर गए इस तरह मैन होल में या कुओं में, तो सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत दावे भी करती है लेकिन अमली तौर पर हम कुछ ख़ास होता नहीं देख रहे। कराची के दीगर इलाकों में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो जगह है मेमन गोट, इसके इलाके में ऐसे वाक़यात जो हैं ये कुछ ज़्यादा ही होते हैं और ऑब्वियसली फिर कंसर्न होता है कि यहाँ क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों हुकाम जो हैं इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाल पा रहे, क्या कहते हैं? देखिए, मेमन गोट की ये कोई पहला वाक़या, जैसा कि आपने भी फरमाया कि ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात यहाँ पर हुए हैं। सिर्फ इसी इलाके में जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 1.5 साल के दौरान ये तीसरा वाक़या पेश आया कि जब कोई शख्स या बच्चे इस ऐसे होल में गिर गए। मेमन गोट इटसेल्फ एक काफ़ी ज़्यादा पसमानदा इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है, पसमानदा एरिया है। मुतअद्दिद बार मीडिया पर भी उनकी ख़बरें चली हैं, मुतअद्दिद बार सरकार को इस हवाले से बताया भी गया है, लेकिन अभी तक कोई भी मशीनरी वहाँ पे ऐसी चलती हुई नज़र नहीं आई है जो कि इन मसाइल का सद्जवाब करें। पानी के इश्यूज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बिजली के मसाइल तो खैर पूरे कराची में ही हैं, लेकिन साथ साथ सेवरेज का निज़ाम वहाँ पे धर्म भरम है। लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजारें, काफ़ी मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजारें और इस दौरान इस किस्म के वाक़यात भी जो एक्सीडेंटल वाक़यात हैं ये भी पेश आते हैं। वो हमेशा कहते हैं, थोड़ा बहुत एहतजाज करते हैं, हुकूमती नुमाइंदगान वहाँ पे जाते हैं, उनसे मुज़ाकरात करते हैं, ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। आज तक हमें कभी ये देखने में नहीं आया कि किसी ने उसके ऊपर सीरियस एक्शन लिया हो और एरिया में रिफॉर्म्स होते हुए नज़र आए हों। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कभी भी बातें हमेशा बुलंदबांग दावे ज़रूर हुए हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसे रिफॉर्म्स करके नहीं दिखाएं, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया हो, चाहे वो KMC के इदारे, किसी ने भी वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर फोकस निज़ाम बनाया नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कराची में जितने पसमानदा एरियाज़ हैं, जो सबर्बन एरियाज़ हैं, मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पे ऐसे वाक़यात आए दिन रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट होते हैं, 1-2 दिन के लिए एक्शन लिया जाता है, उसके बदले के ना कोई कानूनी कार्रवाई अमल में आती है और ना ही कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन होता है और ना ही कोई रिफॉर्म्स होते हुए नज़र आते हैं।
बहुत शुक्रिया ज़ीशान, लेकिन कोई ख़ास तसल्ली नहीं हुई। जो द आंसर्स दैट वी वांट, ऑब्वियसली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तो हमें उस तरह नहीं दे सकते, लेकिन किसी को तो जवाबदेह होना ही पड़ेगा। और बार बार हम बात कर रहे हैं जी बड़ा पसमानदा इलाका, ये कराची का इलाका, वॉट एवर इट माइट बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची, बट है तो कराची ना। तो कैसे हो गया कि कुछ जगहों पे ज्यादा अटेंशन और कुछ पे नहीं है? कराची वैसे ही जाहिर है, जो भी इलाका हो वहाँ का कोई वाली वारिस तो होता है, वहाँ का कोई नुमाइंदा होता है, कोई मेंबर सूबाई असम्बली होता है, कोई बल्दियाती नुमाइंदा होता है, कोई मेंबर कौमी असम्बली होता है। तो उनको इन मसाइल जब इस तरह वाक़यात तवातुर के साथ होने लगे और बच्चे मरने लगे आपके इलाके के, तो आपके हल्के के, तो आपको सोचना चाहिए कि इलाका ही कोई ऑपोजिशन, मतलब इस किस्म की सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने हमें ज्वाइन किया, डिप्टी मेयर कराची के। सर, शहर में 5 बच्चे गटर में गिरे, 2 इंतकाल कर गए और मेमन गोट में ही ज़्यादातर वाक़यात हो रहे हैं। दावे भी बहुत किए गए। ज़ाहिर है आपका पीपल्स पार्टी का इलाका है, क्या है, क्यों नहीं इस इलाके के मसाइल या एटलीस्ट गटर के ढक्कनों का मसला हल हो पा रहा? जी, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और दिली सदमा पहुंचा है। और ये वाक़या मैं आपको दरअसल ये बताता चलो, ये प्राइवेट सोसाइटी है, वहाँ की जिम्मेदारी बिल्डर के ऊपर होती है कि वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज डेवलपमेंट के उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं किया। मगर उन्होंने ऐसा हुआ कि हर किसी ने अपने घर के सामने कुएं बना रखे हैं छोटे साफ करने के लिए, और उसके ऊपर कवर भी लगा हुआ था। न्याज उसी कुएं के ऊपर की गई थी और बच्चों की ज्यादा तादाद और हुजूम बन गया था, तो कवर को बर्दाश्त न कर पाए और कवर टूट कर बच्चे 5 उस पर गिर चुके और 2 शहीद हुए और 3 को रेस्क्यू कर लिया गया था। और उनको अस्पताल शिफ्ट करने के बाद ट्रीटमेंट देने के बाद दोबारा डिस्चार्ज करके वो घर पहुंच गया। और मैं खुद पहुंचा हूँ उनके घर और उनसे लवाकी के पास, और उनसे दुनिया तो अफसोस का इजहार भी किया। सानिया बहुत बड़ा सानिया हुआ, और एक ही घर के एक भाई तो बच गया और एक शहीद हो गया, और ये इससे बड़ा सदमा हुआ है। और इस वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए कम है, मगर इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट सोसाइटी है, उसकी जिम्मेदारी बिल्डर के ऊपर जाती है। अब्दुल्ला मुराद साहब, मतलब हम तो ऑब्वियसली सारों को हुआ है, लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी उठता है, माना कि प्राइवेट सोसाइटी होगी लेकिन और बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसी ने तो एनओसी दिया होगा ना, किसी ने तो इसको क्लियरेंस चेक दिया होगा कि सोसाइटी इज़ ओके फॉर पीपल टू कम स्टार्ट लिविंग हेयर। तो वो कैसे चीज़ें पास हो जाती हैं जब नज़र आ रहा है कि हर चीज़ मुकम्मल नहीं है? तो इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ बिल्डर पे नहीं डाली जा सकती। बिल्डर तो अपना काम चोरी करेगा ही, वो तो कहीं ना कहीं से पैसे बचाएगा, बट हु गेव इट दैट एनओसी कि अब इट्स ओके, अब जाके लाइनें भी लगा दो पानी की या व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, तो कुछ तो वही पैसे जो बिल्डर ने बचाए हैं तो उससे उसे एनओसी भी मिल जाएगा। मगर कोई निजाम तो होगा सर, क्या निजाम हो? आप सजेस्ट कर दें, कोई निजाम बता दें। चलिए, हम मुश्किल सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हमारे बच्चे गटर में गिरकर ना मरें, इसका क्या निजाम बनाएं? ये इसलिए में तो कोशिश की है और गवर्नमेंट और ने भी की है, बल्दिया उज़्मा भी कर रही है, हमने मिनरल्स कवर भी बनाए। एक कुछ अरसा पहले एक वाक़या मेमन रोड में पेश आया, उसके दूसरे ही दिन रंगे हाथों लोग पकड़े गए जो मिनरल कवर्स को तोड़ रहे थे। उनके पास हथौड़ा और मशीन थी, बाकायदा पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया। मगर ये नहीं कि KMC या बल्दियाती नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, वो तो निभाते हैं। कहीं कहीं शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है, कहीं कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो मुत्तलिका इदारों को इतला दे, या KMC में बल्दिया उज़्मा में इतला दें, या तो पुलिस स्टेशन में इतला दें। जो लोग कवर को तोड़कर, आपको पता है नशाई आदि लोग इन कवर मिनरल कवर को निकाल कर तोड़ के उस पर लोहा निकलता है, उसको बेच देते हैं। तो इस पर कार्रवाई की है और हमारी तरफ से पुलिस को भी कह दिया गया कि कोई भी शख्स मिले तो उसको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, अब तो 2 चीज़ें हो गई ना। पहले तो हम गटरों की बात कर रहे थे, आप वो नशइयों को फिर बीच में ले आए, तो उनको भी कंट्रोल करें, उनको भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम जिसमें बच्चे मर रहे हैं वो उसका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे डाली जा रही है, उन नशइयों पे, तो उनको फिर पकड़ा जाए। ये इट डजंट मेक सेंस। तो लिहाजा ये पूरा रिविजिट करने की ज़रूरत है। इन एनी केस ये बता दें कि माजी में चूंकि ऐसे बहुत से सारे वाक़यात हुए हैं, तो ये नेग्लिजेंस जो है, ये गफलत जो है, जो ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो कोई एक्शन होना चाहिए ना कुछ तो सोचा ही होगा, या फिर जब हो जाता है तो भूल जाते हैं? जी जी, बिल्कुल लिया गया था। पिछले वाक़या जितने भी कराची शहर में या कहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। कहीं कोई अफसर मिल गया, कहीं कोई जिम्मेदार, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
सर, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के डिप्टी मेयर हैं और आपसे सादा सवाल ये है कि आपकी बल्दियाती हुकूमत भी है, आपकी सूबाई हुकूमत भी है, आपके पास वफाक में भी ज़ाहिर है आप अलायंस है आपका। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर में भी बच्चे गटर में गिरकर मौत के मुंह में चले जाएंगे, टोटली अवॉइडेबल डेथ है, तो ये तो फिर सवाल है गवर्नेंस पर। ये देखिए, ऐसा नहीं है। सिंध गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और 70 साल बाद हमें नुमाइंदगी मिली और आपने 1 साल के अंदर देखा कि कराची से हमने नफरत और लिसान की सियासत को खत्म किया और हम कोशिश करते ये वाकयात ना हो जो हुए नहीं होने चाहिए और उस वाकयात जो हुए उसके पस मंजर में भी जाना चाहिए या आया ये डोमेन किसका है और हम सारी चीजें इदारों पे डाल देते हैं, गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। कहीं कोई प्रोजेक्ट अगर कोई बनाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ सेवरेज लाइन डाले, पानी की लाइनें डाले, वहाँ पे बिजली प्रोवाइड करे। मैं खुद एक बिल्डर हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मैं भी हर एजेंसी से अप्रूवल लेके फिर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके लोगों को डिलीवर करता हूँ। तो ये जिम्मेदारी बिल्डर की है जिसकी गफलत की वजह से आज ये बहुत बड़ा सामना पेश आया। शुक्रिया आपका। ओके, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, डिप्टी मेयर कराची, थैंक यू। लेकिन कोई, आई एम सॉरी टू से, लोग भी देख रहे होंगे, कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब कुछ खास आया नहीं, बिकॉज मसला वहीं का वहीं है, बच्चे उसी तरह ही गटरों में गिर रहे हैं और अगर कुछ हुआ भी है जो कि वो कह रहे हैं कि एक्शन भी लिया गया इन द पास्ट, इट्स नॉट इनफ। भाई बिल्डर की जिम्मेदारी है, मान लिया बिल्डर की जिम्मेदारी है। अब मर गए बच्चे, अब बिल्डर पे पर्चा कराएं, पकड़ें बिल्डर को, बिल्डर के पीछे जाएं ताकि सारे बिल्डरों को जो इस तरह की कच्ची आबादियों में सोसाइटियाँ बना के बेच रहे हैं, कोई एग्जाम्पल सेट हो कि बगैर सीवेज के निज़ाम के, बगैर बेसिक अमेनिटीज़ के, बगैर बुनियादी सहूलियात के कैसे सोसाइटियाँ बना के इस तरह लोगों को वहाँ रहने की इजाज़त तो कोई हुकूमती इदारा ही दे रहा है। अच्छा, ऐसे तो नहीं हो, जहाँ मेरी बात सुने, जहाँ हुकूमत की या किसी इदारे की मर्जी ना हो, आप वहाँ एक ईंट भी लगा सकते हैं। ये हमें पता है ना कि नहीं हो लगा, आप वहाँ एक रेत तो का ट्रक नहीं उतार सकते। कितनी मर्जियां और कितनी लीनियंसी दी जाती है कि इट्स ओके, कंप्लीट नहीं है काम तो बाकी जो अवाम आके यहाँ रहेंगे शहरी वो खुद ही कर लेंगे। क्यों ये एटीट्यूड है हमारा? नहीं, अब तो हो गया ना, अब बिल्डर का भी पता होगा आपको, आप तो खुद बिल्डर हैं, क्योंकि आपका एक काम है, आप जानते ही होंगे, तो अब पकड़ें उसे। अच्छा जी, अब बात करते हैं गर्मी की। और कोई बात ही नहीं है, पता है क्या, इतनी गर्मी है कि दैट्स ऑल यू कैन थिंक अबाउट। तो कराची वाले जो हैं वो 1 महीने से शदीद तरीन गर्मी का सामना कर रहे हैं और कल जो हमारा टेम्परेचर था ना वो 40 डिग्री से ऊपर ही था ना। मुझे तो लग रहा है कि आप आम भी इस दफ़ा ना गर्मी से, हालांकि गर्मी चाहिए होती है आमों को, गर्मी से मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपका इत्तेफाक हुआ ही होगा चौंसा लेने का, आपको बाहर से लगता है बड़ा ज़बरदस्त आम है, टाइट है, अंदर से पिलपिला होता है, वो भी गर्मी लग गई है। हाँ, कुछ वो भी झुलस जाते हैं बहुत जल्दी। शिद्दत जो है इसकी आपको बताया था हमने पहले भी प्रोग्राम के आगाज में, 56 डिग्री महसूस की गई। बेहाल है लोग abnormal. I'm sorry, but this is not normal. हाँ, this is not normal, obviously यही हमने पता भी करना है। अच्छा, आज और ये भी बता दें कि गुज़िश्ता रात रवा साल की गर्म तरीन रातें थी। हमें कोई अच्छी बात नहीं, खासतौर पे जो लोग कराची में नहीं रहते होंगे वो सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है उधर। अच्छा, लाहौर में आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, यही हाल है, चिप और कल बहुत लेकिन लाहौर में जब बारिश हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए बेहतरी, जब गर्मी हद से बढ़ती है ना लाहौर में, तो फिर ये सूरत हाल बनती है, ये जो मनाजिर है ना, फिर बादल बरसना शुरू हो जाते हैं और फिर वो जो होता है मानसून का सिलसिला वो चलता रहता है। तो लाहौर में बारिश भी हो रही है बाय द वे, और ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट हमारे यहाँ जो हवाएं नहीं जो हवाएं चल रही होती है ना, कराची इज मशहूर फॉर इट, वो भी बंद है। अच्छा, ये हवाएं भी नहीं चल रही। ये पता है क्या, हम बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में कराची आते थे और हर वक्त हवा चल रही होती थी और हम नाजुआबाद में रहते थे और वॉक करते थे और क्या जबरदस्त मौसम होता था। और अब जब से हम यहाँ रहते हैं फिर हमने सोचा बड़ा अच्छा मौसम है तो हम यहाँ मूव हो जाते हैं। अब हम जहाँ रहते हैं, हम तो यहाँ 10 साल से रहते हैं, लेकिन अब जब गुज़श्ता 3-4 साल से तो हवाएं बिल्कुल बंद हो जाती हैं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अब्दुल्ला का है, जब से ये आए हैं ना इधर तो ये सारा सीन हो गया है। सरफराज साहब बता दीजिए, मतलब कल तो इंतहाई हो गई, कल का जो फिनोमेना था उस पे क्या कह रहा है महकमा मौसमियात, मतलब फील्स लाइक 56 डिग्री सेंटीग्रेड। शायर क्या कहता है जी?
जी बिल्कुल ऐसे ही था। बहुत वाकई बहुत गर्मी थी। उसकी बुनियादी वजह तो वही जो असल में कराची के लिए बस डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ये कह लें कि कराची के जनूब मशरक़ में जब कोई लो प्रेशर बन जाता है तो वो सी ब्रीज उसके अंदर चली जाती है, सारी ट्रैप हो जाती है, वहीं सर्कुलेट होती है और लैंड पे नहीं आ पाती। तो उस ब्लॉकिंग, सी ब्रीज की ब्लॉकिंग की वजह से ज़ाहिर है कि इतनी गर्मी हो जाती है। टेम्परेचर 40 और उसके साथ 50% या इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब वो कपल करते हैं तो फिर जाहिर है कि हीट इंडेक्स बन जाता है। जैसे कल बन गया था 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपकी बॉडी टेम्परेचर फील करती है। तो वो बेसिकली इसी लो प्रेशर एरिया की मौजूदगी की वजह से होता है। जून के आखिरी दिन आपको याद होंगे तब भी इसी तरह का फिनामिना हुआ था और अभी भी पिछले 2 दिन से यही चल रहा है, 2 या 3 दिन से। आज उसमें कदरे बेहतरी आने की उम्मीद है कि इसलिए कि थोड़ा सा डिसिपेट हुए कुछ लो प्रेशर एरिया और कुछ उधर ओमान की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो होपफुली कि सी ब्रीज बहाल हो जाएगी आज आफ्टरनून से। तो सरदार साहब ये कदरे बेहतर होपफुली मतलब ये हमारी उम्मीदें और हमारी दुआएं हैं या फिर अफजा नहीं लग रहे हैं आपके क्योंकि अल्फाज आप हमें। भी कोई इतने कन्विंस्ड नहीं लग रहे कि शायद होगा, आपका भी लगता है कह रहे हैं शायद हो जाए शायद ना हो। नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि 40 डिग्री या 41 डिग्री 40.5 गया ना कल, तो उसमें कमी आ जाएगी। आज 38 तक जाने का इम्कान है। हम तो इम्कान ही जाहिर कहते हैं ना, फोरकास्ट मीन्स इम्कान। हवा कब चलना शुरू होगी दोबारा? आज दोपहर से या इवनिंग से हवा चलना शुरू हो जाएगी। और अभी तो बारिश भी हो ही जानी चाहिए, मतलब अगस्त, अब वो हम जुलाई के आखिर बीच से भी आगे गुजर गए। और कुछ ऐसा तो नहीं है कि मॉनसून जो है जिसके हम इंतजार में हैं वो हमें स्किप भी कर जाए, हो ही ना इस तरह, क्योंकि पिछले साल उस तरह बारिश हुई नहीं थी यहाँ कराची में। देखिए पिछले साल की कंडीशंस मुख्तलिफ थी, इस साल कंडीशंस तो फेवरेबल हैं। जैसे वो आपके पहले भी बात होती रही है, जो टेली कनेक्शंस है ना हमारी मानसून बारिशों के, वो तो फेवरेबल हैं इस दफ़ा। लेकिन स्टिल सिंध की तरफ कोई ऐसी बहुत उस तरह की जैसे कहते हैं ना शिद्दत की हवाएं मानसून की अच्छी, वो उनकी एंट्री सिंध की तरफ नहीं हुई, वो ज़्यादातर पंजाबी की तरफ रह रही हैं। और अभी जो अगला मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ता 10 दिन है, इसमें कोई बहुत हैवी स्पेल शायद पूरे मुल्क में ही ना हो। उसकी वजह ये है कि जो अच्छा एक और फैक्टर होता है हमारी मानसून बारिशों को, जो इंट्रा सीजनल एक तरह से ना उसमें वेरिएशन आ जाती है। वो एक और चीज़ होती है, मडन जूलियन ऑसिलेशन टेक्निकल टर्म्स ही है। तो वो मतलब ये कि बादलों का जो इकट्ठा होना इंडियन ओशन के ऊपर जब रहते हैं, जिस वो 2 फेज़ 2 और फेज़ 3 कहलाता है, तो तब हमारे यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। वो जब उधर पैसिफिक ओशन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो फिर भी उसमें कमी आ जाती है। यानी वो एक टर्म इस्तेमाल होती है मानसून ब्रेक, या मानसून की बारिशों में शिद्दत में कमी आ जाना। तो ये लग रहा है कि ये वो दिन चल रहे हैं ना अभी पिछले 2-3 दिन से, आप कह लें 4-5 दिन से कह लें, और अगले 4-5 दिन मजीद इसमें इसी तरह से रहेंगे। चलिए अगले आप तो खैर सरदार साहब खुल के बारिश की आप बात कर रहे हैं, छोड़े ना भी खुले थोड़ी बहुत तो हो जाए, क्योंकि वो अभी हम लाहौर के कुछ विजुअल्स दिखा रहे थे, कहीं हो रही है बारिश लाहौर में। हाँ तो वहाँ तो बारिश हो रही है एग्जैक्टली। तो इस तरह हर जगह थोड़ी बहुत बारिश तो हो रही है। अब कराची में भी ऑब्वियसली हम इंतज़ार में हैं कि कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश तो सॉरी टू से हम हैंडल ही नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो जाए। अब बाकी मुल्क में बताएं कि क्या चल रहा है। बारिशें लाहौर तो हो ही रही है, कब तक चलेगी और कहाँ कहाँ? देखिए ये जो स्पेल एक तरह से चल रहा है कि जैसे आपने लाहौर का जिक्र किया, फिर इस्लामाबाद में भी कल भी हुई, कल सुबह भी, और इस तरह से मतलब चल रही है वक्फे से। तो बुनियादी तौर पे वो जो मानसून एक्सेस होता है ना, यानी जो मानसून है वहाँ को एक तरह से इंडिया पे से लाते हुए हमारे एरियाज़ में लाती हैं, तो वो पंजाबी की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है वो एक्सेस, और सिंध की तरफ इतना है नहीं। सिंध के जो बिल्कुल जनूब मशरकी अजला हैं जैसे उमरकोट और मीरपुर ख़ास और थरपारकर वगैरह, वहीं तक महदूद है। वहाँ कुछ कुछ बारिश कहीं हल्की हो रही है, कहीं दरमियानी सी हो रही है, पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आगे भी रहेगी अगले 2-3 दिन। कराची और बाकी जो सिंध के अजला है इसमें देखिए 20-21 को है कुछ लाइट टू मॉडरेट रेन का इम्कान है, 20 को और 21 को, और बाकी मुल्क में भी इसी तरह से ये स्पेल चलता रहेगा। उसमें सेंट्रल पंजाब और फिर जो नॉर्दर्न पंजाब है, और उस तरफ जो खासकर पंजाब का जो वेस्टर्न एरियाज डीजी खान वगैरह लगता है, और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला, और इसी तरह से केपी में, वहाँ पर अच्छी बारिशें अगले 2-3-4 दिनों के दौरान अच्छा स्पेल रहेगा। अच्छा आप ये बता दीजिए, आप केपी की बात कर रहे थे, बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी पहाड़ों की तरफ हैं, अपनी सवारियों में हैं, फिर लैंडस्लाइडिंग होती है, फिर फंसते हैं सयाह, चाहे मरी में हों, इधर उधर हों,
पहाड़ों पे क्या सूरत, पर्टिकुलरली जो हमारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नारान, कागान, बाबूसर टॉप, यहाँ क्या मौसम रहेगा? देखिए जो जैसे ये करंट स्पेल चल रहा है ना, अगले 3-4 दिन तक आप कह लें कि इस स्पेल के नतीजे में पहाड़ों पर भी या उन इलाकों पर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं कोई बहुत ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल नहीं है, यानी सेफ है अभी अगले 3-4 दिन तक ट्रैवल करना, वापस आना सेफ है? जी जी बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर हम क्या ज़्यादा तेज स्पेल अगले उस एक हफ्ते बाद देखेंगे या 10 दिन बाद देखेंगे होपफुली? जी जुलाई के आखिर में फिर इम्कान है कि अच्छा तेज स्पेल आएगा जुलाई के आखिरी हफ्ते में फिर। सही। थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब, शुक्रिया जी। तो इससे अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई अच्छी खबर आएगी और ख़ासतौर पे कराची वालों के लिए कि जी आज से बारिशें स्टार्ट हो रही हैं एवरीथिंग, नहीं, आज से बेहतर कह रहे हैं हो जाएगा, थोड़ा सा सब्जा करें। और पता है क्या, अपने इंडिजिनस जो लोकल बोर्ड का दरख्त है, नीम का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, मतलब ये वो दरख्त लगाएं जो हमारे यहाँ के दरख्त हैं। एंड वी हैव नो राइट टू कंप्लेन। जब हम इस नहज पे बात ले आए हैं कि जब चलो बारिश ना होना वो दूसरी बात है, लेकिन हमने कौन सी अपने शहर को बड़ा ग्रीन किया हुआ है कि हम थोड़ा सा बेहतर फील करें, जबकि हमको पता है अब कि इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स। ये गर्मियाँ जो है, डोंट यू रिमेंबर दोस टाइम्स जब आपके ही रिश्तेदारों और हमारे ही घरों में आम का दरख्त एक फीचर होता था, हर घर में होता था, आम का दरख्त एक फीचर होता था और उस पे आम आते थे और उस पे हम चढ़ के अंबियां तोड़ते थे, मतलब जामन का दरख्त। अच्छा, अमरूद का होता था हमारे, अमरूद तो अभी भी था, सो है। कराची में बादाम भी होता था। तो ये बहुत सी चीज़ें, मतलब ये सब कुछ क्यों नहीं है, तो ये सोचने वाली बात है, हम आपको सोचने का टाइम दे रहे हैं। भाई कराची में गुज़श्ता 10-12 दिनों में आपने नोट किया होगा माशाल्लाह हज़ारों अफराद बोरा कम्यूनिटी के आए हुए थे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, भारत समेत। और कराची के बहुत से इलाकों में पर्टिकुलरली जो सेंट्रल का एरिया है, शारा फैसल अतराफ, शहीद मिल्लत, रेस्टोरेंट्स वर बसलिंग विद पीपल, होटल्स वर बुक्ड, मतलब मैं जिस भी रेस्टोरेंट पे इन दिनों जाने का इत्तेफाक हुआ और बात हुई, वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ गया है। एंड बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि एक हमें पहलू नज़र आया है कि जो रिलीजियस टूरिज़्म है ये किसी भी शहर की मईशत में कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। बोहरा बरादरी के जो थी वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी भी है। रूहानी पेशवा जो हैं वो यहाँ आए हुए थे सालाना इज्तिमा के लिए मुहर्रमुल हराम के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर आला हुक्काम भी उनसे मुलाकातें कर चुके हैं। उन्हें ना सिर्फ कराची में खुशामदीद कहा गया बल्कि हर तरह का ताउन का यकीन दिलाया गया। और इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। बदकिस्मती से बैरून मुल्क से आए हुए 2 अफराद को स्ट्रीट क्राइम का निशाना बनना पड़ा, लेकिन उनके मुल्ज़िमान भी पकड़े गए थे। अच्छा, लेकिन आपको पता है इतने बड़े शहर में, मतलब आई एम ग्लैड यू स्पेसिफाइड कि दो इंसिडेंट्स हुए और उसमें भी जो मुलव्विस थे लोग वो पकड़े भी गए। ज़रा एक पकड़ा गया एक्चुअली। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बोहरा बरादरी कराची के कोऑर्डिनेटर हैं शबीर हरियाणा वाला, हमारे साथ हैं। जरा उनसे हम जानना भी चाहते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ रही और कैसा तजर्बा रहा सबके लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। दाऊदी बोहरा बरादरी के रूहानी पेशवा जो हैं वो इस वक्त सालाना इज्तिमा के लिए कराची आए हुए हैं और इसके साथ दुनिया भर से भी हमने देखा है कि दाऊदी बोहरा जमात के सैकड़ों लोग जो हैं वो इस इज्तिमा में शिरकत के लिए पाकिस्तान में हैं। तो बता सकते हैं कि कितने अफराद इस मकसद के लिए कराची में, हम एक फ़िगर ज़रा समझना चाह रहे हैं और किन किन ममालिक से इनका ताल्लुक़ है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये अशरा मुबारक का जो इवेंट है ये इस साल कराची में उसको सैयदना साहब ने इंतखाब किया था। और आपको मालूम होगा कि जहाँ भी सैयदना साहब जिस भी सिटी को सेलेक्ट करते हैं फिर वहाँ पे जो दुनिया भर से दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उस सिटी में जमा हो। तो ये इज्तिमा इस बार जो कराची में हुआ है उसमें मजमा तकरीबन 80,000 लोगों का, 80 से 90,000 लोगों का एक्सपेक्टेड था, जिसमें इस बार 50,000 तक दाऊदी बोहरा कम्युनिटी मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में से कराची तशरीफ लाए। 40,000 तक कराची के अपने मुकीम है और 50,000 तक गेस्ट कराची में तशरीफ लाए। और ये 50,000 लोग जो आए वो तकरीबन 35 to 40 कंट्रीज से आए, जिसमें जो आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, अफ्रीका।
फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू UAE टू स्वीडन टू इंडिया, इसमें USA, कनाडा, लार्ज तादाद से इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत की है इन्होंने। चलिए, आई होप कि उनका तजर्बा अच्छा रहा होगा। हम यही आपसे सवाल पूछेंगे कि यहाँ कराची में आप लोगों को सहूलियात मैसर थी? तमाम जो पर्टिकुलरली जो टूरिस्ट थे, जो दीगर ममालिक से आए हुए थे, वो मुतमईन थे? कोई चैलेंजेस ऐसे जिनका आप जिक्र करना चाहें? देखिए, ये इवेंट आपको मैं थोड़ा अगर इसमें ओवरव्यू बता दूं, ये अशरा मुबारका का इवेंट, इसको हम लिटरल ट्रांसलेशन में ब्लेस्ड 10 डेज कहते हैं, जो 10 दिन इनके जो हम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और अहले बैत की जिक्र के ऊपर डेडिकेटेड होते हैं, और इस जिक्र के हवाले से ह्यूमैनिटी के मैसेजेस, लाइफ स्किल्स, मॉडर्न लाइफ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में दिए जाते हैं। इस इवेंट में तकरीबन 2 हफ्ते का पीरियड, 2 से 3 हफ्ते का पीरियड प्रेपरेशन का होता है। एंड एज मैंने आपको बताया कि 80,000 से ज़ायद लोग अगर कराची में तशरीफ लाए, तो इसके लिए जो इंतजामिया रिक्वायर्ड थी, फ्रॉम लॉजिस्टिक्स टू ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटैलिटी टू वीज़ा प्रोसेसिंग, जो इनकी सारी डिप्लोमेटिक रिलेटेड जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स थी, वो सारी हमें ज़रूरत थी। इसके लिए प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट तीनों ने हमसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है थ्रू आउट द वे। हमें वीज़ा फैसिलिटेशन में कोऑपरेशन हुई, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स में, सिक्योरिटीज़ में, टू इंश्योर के कम्युनिटी मेंबर्स सारी जगह पे एक जगह पे जमा हो रहे हैं, जिसके लिए हमने 21 सेंटर्स बनाए। उन 21 सेंटर्स में सिक्योरिटी के हवाले से, क्लेनलीनेस के हवाले से, जो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट करनी थी एक शॉर्ट पीरियड में, उसमें गवर्नमेंट ने हमें बहुत साथ दिया है। गवर्नर साहब कामरान तिसोरी साहब, चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब, IG पुलिस, उस लेवल पे भी हमें बहुत सहूलतें दी है। और आई डोंट थिंक कि विदाउट दैट सपोर्ट दिस इवेंट वुड हैव बीन सक्सेसफुल, एंड वी आर इटर्नली ग्रेटफुल टू देम who have provided us this support throughout the process, from visa facilitation to guest receiving to until ये पूरे इवेंट की मैनेजमेंट के लिए, एंड अल्टीमेटली जो ये 10 दिन बहुत सुकून से गुजरे हमारे, और हमें किसी चीज़ का वो जो जिन जगहों पे हमें ज़रूरत थी वहाँ पे दे रियली प्रॉम्प्टली रिएक्टेड। एंड हमें लगता है कि कराची का ये इवेंट एक कराची का इवेंट था, इतना बड़ा कांग्रेगेशन कराची ने सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स नहीं, बट कराची एज अ सिटी एज अ होल, they have welcomed the guest and ensured कि ये इवेंट सक्सेसफुल हो। जी, बहुत ही खुशी की बात है कि आप कह रहे हैं इंतज़ामिया ने भी ताउन किया, पुलिस ने भी ताउन किया, हुकूमतों के ताउन से भी। हमारी तो उम्मीद है कि जो भी आए हुए हैं अफराद वो पाकिस्तान से अच्छी यादें लेकर जाएं, दोबारा आए। हाँ, ज़रूर दोबारा आए, आइंदा इससे भी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान आए। तो कुछ ऐसे भी प्लान्स हैं? सर, बहुत अच्छी यादें लेके गए हैं। इसमें से आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि कराची में जो जितने ये 50,000 से ज़ायद लोग जो आए हैं, उसमें से काफ़ी लोग पहली बार आए कराची। एंड मैंने आपको कहा कि ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट जितने ममालिक हैं, वहाँ से सबसे कहीं ना कहीं का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन आया है, और वो पहली बार आए हैं और लोगों के घरों में भी रहे। ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 25,000 to 30,000 पीपल हैव लिव्ड इन अदर पीपल्स होम्स, जो कि लोगों ने अपने दिलों भी खोले, अपने घरों को भी खोला हुआ है और उनको अपने घरों में ठहराया है, जिसकी वजह से एक अच्छी पॉजिटिव यादें, दोस्तियां लेके गए। और कराची की जो कल्चरल डाइवर्सिटी और हार्मनी है, वो आई थिंक इस इवेंट से बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इससे ये भी एक बहुत पॉजिटिव इमेज आई है कि कराची इज रेडी टू होस्ट ए कांग्रीगेशन ऑफ दिस साइज। तो आई थिंक कीपिंग दिस एस्पेक्ट इन माइंड, मुझे यकीन है कि जितने भी हमारे मेहमान आए हैं बाहर से, वो एक बहुत पॉजिटिव इमेज लेके जाएंगे, और कराची की जो डाइवर्सिटी और हार्मनी है उसको जरूर वो औरों से भी डिस्कस करेंगे। जितने ओवरसीज पाकिस्तानी जो आए इतने साल बाद, और जो पहली बार भी आए, बहुत ही अच्छी यादें लेके जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, नॉट जस्ट ऑफ द कम्युनिटी। शबीर साहब, वंडरफुल, इट्स गुड टू हियर दैट कि बहुत ही अच्छी यादें लेकर यहाँ से जा रहे हैं। आई होप कि अगले साल भी आएँ। रिलीजियस टूरिज्म भी चलेगा, बट अदरवाइज टूरिज्म भी पाकिस्तान देखने के लिए। एंड आई होप वी कैन गेट यू गुड वेदर नेक्स्ट टाइम। आपका तारुफ ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आपने देख लिया है कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में हारून रशीद साहब मौजूद हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, बड़ा तजर्बा है, PCB में कई साल इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं, दुनिया क्रिकेट में इनका नाम है, और पाकिस्तान क्रिकेट चूँकि तब्दीली के दौराहे पर खड़ा है,
अब पता है दो राहे पर पड़ा है। मतलब बात यह है कि हमें कुछ तब्दीलियां लानी ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस तरह चल रहा है उस तरह चल नहीं सकता। सो बेसिकली जिस तरह चल रहा है उस तरह चल नहीं रहा। हाँ। बिल्कुल, तो बहुत कुछ बदला है और अभी बदलने जा रहा है। ज़राए बताते हैं कि टीम और मैनेजमेंट की सतह पर छोटे मोटे स्टिंग ऑपरेशंस, अब देखिए हमने सर्जरी की जगह स्टिंग ऑपरेशन डाल दिया है, वो भी चल रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के जो हैं कुछ तबादले भी हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं। सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोग जो हैं वो भी उनको हटाया गया है, सबकदोश हुए हैं वो, मतलब हुए तो नहीं है, किया गया है, मगर क्या कुछ बदलने जा रहा है इसके अलावा फिलहाल थोड़ा इबाम भी है। नए टैलेंट को मौका देना भी ज़रूरी है। फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया था डोमेस्टिक के सिस्टम पे बात करने के लिए, फिर एक राय भी है कि जी हमारे तो डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब बाकी बची ही कम है। एक ये सवाल भी है कि इस तरह पाकिस्तान टीम की क़यादत जो है वो बाबर आजम ही करेंगे या उनकी जगह किसी और को क़यादत जो है वो सौंपी जाएगी। सो बहुत से इस किस्म के मामले हैं जिन पे अभी बात हो रही है। ठीक है जी, इस पे बात करेंगे। हमें कुछ देर में सुहेल इमरान भी लाहौर से ज्वाइन करेंगे, उनसे ज़रा लाहौर से खबर लेंगे कि क्या चल रही है। मतलब उनकी खबर नहीं लेंगे, उनसे हम खबर लेंगे, उनकी भी ले लेंगे अच्छा जी, हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर। थैंक यू सो मच, आप आए हैं इधर। सबसे पहले तो एक वो डिबेट चल रही थी और आपसे, क्योंकि आप सिलेक्टर रहे हैं तो आपसे पूछ लें कि पहले एक हेड सिलेक्टर होता था, एक शख्स, तो वो ही डिसाइड करता था। अगर इट वर्क्स आउट तो बड़ी कमेंडेबल बात हो जाती थी, या श्योर, बट नाम तो एक ही का होता था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर एक ही होती थी। अब ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं, कौन सा मॉडल आपको लगता है कि वर्केबल मॉडल है हमारे लिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ जो आप चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके जहन में हैं। देखिए, सिलेक्शन जो है ना, ये कोई इतना आसान जॉब नहीं है। इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, क्योंकि आपको ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक अपने प्लेयर्स की जांच करनी होती है। आपको देखना होता है कि क्या करना है क्या नहीं। उसके लिए डेडिकेटेड किस्म के आपको सिलेक्टर्स चाहिए होते हैं। और उस सिलेक्टर्स में अगर आप मुझे बताएं कि किसी भी, अगर आप कोई टीम की तश्कील देते हैं, अगर उसको कोई हेड नहीं होगा तो कौन रिपोर्ट करेगा चेयरमैन को? होता ये है कि जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसके बाद कंसेंसस डेवलप होता है, उसके बाद वो टीम लेके जाते हैं और वो चीफ सिलेक्टर जाता है जो जाके ऑन बिहाफ ऑफ दी अदर सिलेक्टर्स वो अप्रूवल लेता है उनसे और उनको सारा एक्सप्लेन करता है कि जी मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उसमें एक चीज़ होती थी कि पहले कभी भी जो हेड कोच है और जो कैप्टन है वो पार्ट नहीं होते थे सिलेक्शन कमेटी का। वो मशावरत के लिए उनको बुलाया जाता था और उसके बाद कह दिया जाता था कि ठीक है, आपके पास ये प्रेफरेंसेस हैं, आप कहते हैं कि ये प्लेयर होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि सिलेक्टर्स जो हैं वो ये देखते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पर क्या हमें 5 फास्ट बॉलर्स चाहिए, 4 फास्ट बॉलर्स चाहिए, स्पिनर्स ज़्यादा चाहिए, या हमें बैट्समैन की नौयत क्या है वहाँ की पिचेस की जिसकी वहाँ जाना है। सो ये वो चीज़ें होती हैं जो सिलेक्टर्स पूरा अपना होमवर्क करके और उसके बाद वो करते हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी आपने जिक्र भी किया कि मैं वहाँ बुलाया भी था, लेकिन उसके बाद जब उस बुलाने के बाद जब मैं चीज़ें देख रहा हूँ तो उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए। आपसे क्या बात हुई बुला के? हमें तो बहरहाल उन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जो उन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया हुआ था, जो ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था, वो हमसे उन्होंने बताया कि जी ये हम करने जा रहे हैं, आप बताएं इनके ऊपर आपकी क्या। फिर आप लोगों ने क्या बताया? हमने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राय दी। देखें, एक तो ये है कि कोई पहली मीटिंग नहीं थी जो मैंने अटेंड की, क्योंकि मैं एक्चुअली खुद भी 13 साल तक मैं PCB के साथ मुंसलिक रहा, तो इस किस्म के डिबेकल्स होते रहे। हर 2 साल के बाद आप देखते हैं हम इसी तरह बैठे हुए होते हैं जैसे आप अभी बात कर रहे हैं। हम 92 से लेकर अभी तक सिर्फ 3 इवेंट्स जीते हैं, एक वो 92 का वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक T20। वेयरएज़ दुनिया की दूसरी टीमें काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके जो सेटअप्स हैं वो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड हैं और उनमें कोई दरार नहीं आती इस किस्म के डिबेकल से। लेकिन कभी तो दूसरी टीमें जो दुनिया की हैं वो भी कभी अच्छा परफॉर्म करती हैं, कभी बुरा परफॉर्म करती हैं। बुरा परफॉर्म करती हैं तो साथ ही खड़ी भी हो जाती हैं। इसीलिए तो मैं आपको यही मिसाल देना चाह रहा था कि जो भी वर्ल्ड कप हुआ पीछे 50 ओवर्स का, उसमें बटलर कैप्टन थे इंग्लैंड के, पूरी तरह शिकस्त हुई उनको, लेकिन उन्होंने उनको चेंज नहीं किया। अल्टीमेटली वही टीम आगे जाके सेमीफाइनल तक खेली। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ हर 2 साल के बाद आपका चेयरमैन ऑफ द बोर्ड चेंज हो जाता है, क्रिकेट बोर्ड का, आपकी सिलेक्शन कमेटी को तोड़ देते हैं जैसी कोई डिबेकल होता है, आप कप्तान को चेंज करने की बातें कर देते हैं। जब तक हम सिस्टम को स्टेब्लिश नहीं करेंगे, ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक मजबूत निज़ाम नहीं लाएंगे और उसके ऊपर स्टिक करेंगे या नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो कोई फैसला होना नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे मजबूत निज़ाम अभी भी हम सोच रहे हैं कि लाएंगे, मतलब आपने भी इतना अरसा गुजारा, आप लोगों ने क्या किया? दिस इज वेयर द प्रॉब्लम
प्रॉब्लम इज़, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि आपके देखें, आपको देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत यूनिक है इन दोज टर्म्स। उसका रीज़न ये है कि दुनिया के तमाम बोर्ड्स के आर्म्स हैं, लाइक काउंटीज़ जो अपनी ECB को हेल्प करती हैं, स्टेट्स जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होते हैं, वो सारी की सारी काउंटीज़ और स्टेट्स सेल्फ रिलायंट है। इंडिया में भी जो एसोसिएशंस अपने ओन पे काम करती हैं। हमारे यहाँ ये है कि क्रिकेट बोर्ड A to Z क्रिकेट चलाता है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। क्लब क्रिकेट चलाना क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, स्कूल क्रिकेट चलाना क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, ये एसोसिएशंस का काम है। ये उन डिपार्टमेंट्स जो कि आपके हिस्सा हैं। आपके गवर्निंग बोर्ड का देखें ना, आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड है वो किस पर मुश्तमिल है? 4 एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, 4 डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे हैं और 2 नॉमिनीज हैं पेटेंट के, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। सो ये 10 में आप मुझे बताएं कि कौन सा क्रिकेटर है जो क्रिकेट बोर्ड में है। इसीलिए ऐसे मौक़ों पर होता ये है कि जो अच्छी जो चेयरमैन होते हैं वो करते क्या है कि क्रिकेट कमेटी जो क्रिकेटर्स के ऊपर मुंसलिक हो, और वो क्योंकि उन्होंने सारा कुछ देखा हुआ होता है। अब यहाँ भी एक थोड़ा सा तजाद है, क्रिकेटर्स क्या गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भी अलग बहस है। क्योंकि इसलिए बहुत सारे ये अवहाम होने की वजह से क्रिकेट बोर्ड अभी तक मैं देख रहा हूँ कि वहीं सिंगल ट्रैक माइंडेड चल रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की, बीच में अगर आपको याद होगा एक बहुत बड़ा खला आया, क्योंकि अगर देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने आके, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेटर थे, तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये की कि उनको ऑस्ट्रेलियन मॉडल बहुत पसंद था। सर ऑस्ट्रेलिया और हमारी आबादी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनको का भी नहीं। हाँ, वो 2.5 करोड़ है, हम 25 करोड़ आप सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस जो उन्होंने आती, देखें ना, किसी भी निज़ाम को एब्रप्टली आपको तोड़ देना तो सही नहीं है ना। जो उस टास्क फोर्स का मैं हिस्सा था, जो वो 6 टीमों का जो कॉन्सेप्ट, जो 5 टीमों का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था, एक टास्क फोर्स बनी थी जिसमें डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी थे, एसोसिएशन के भी थे, बोर्ड के भी थे। सो हमने सब ने अपने निज़ाम को समझ के एक हाइब्रिड मॉडल लेकर गए थे, जिसमें इस निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता लेके हमने चलना था और फिर उस जगह पर पहुंचना था जहां वो उनकी जेल। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि नहीं। अच्छा, हमारे साथ रहेगा हारून साहब। 4 से 5 सालों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। क्लियरली नुकसान हुआ है, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं जी वो तो क्रिकेटर थे, आप जी मतलब एक आपको पता ही है, ये तो गीत होती है कि वो तो आपसे तो बेहतर ही समझते हैं। आप तो क्रिकेटर नहीं है। नहीं, मेरे मतलब मुझे जब हम ये तज्जिया देते हैं, निज़ाम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इन डेप्थ जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। सुहेल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं और ख़बरें लाते हैं हमारे पास। सुहेल भाई बताइएगा कि किस स्टेज पे हैं अब मामलात PCB में? वो रुक गई हैं कुछ तब्दीलियां, अभी तो चलिए मुहर्रम उल हराम की ब्रेक समझने थी। सो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स द अपडेट? जी, नेक्स्ट वीक जो है वो खासा अहम हो सकता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से खासी चीज़ें उसमें क्लियर हो चुकी हुई हैं और उसकी जो कैटेगरीज़ हैं उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि कौन प्रमोट होता है, कौन डिमोट होता है और कितनी कम होती हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय हो चुकी हुई है कि मुआवजे उनके कम नहीं होंगे और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि 1 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हालांकि 3 साल का फाइनेंशियल लॉग था जो पिछले साल 27 सितंबर 2023 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और उसमें प्रेस रिलीज जारी की दौर में। लेकिन अब उसको क्लियर कर दिया गया है कि जी मुआवजों में तो कमी नहीं होगी, लेकिन जो बाकी परफॉर्मेंस और फिटनेस की बेस के ऊपर होंगे वो 30 जून तक ही कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। 1 जुलाई से वो टेन्योर शुरू हुआ करेगा। तो नेक्स्ट वीक में उम्मीद की जा रही है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हैं ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। और अच्छा सोहेल, एक सेकेंड, अभी आपने फिटनेस और की बात की है, तो वो पहले होगा, वो टेस्ट सब कुछ उसको जज किया जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली उसमें भी बड़ा बेस होगा कि इनका फिटनेस लेवल क्या है। जी, उसी को मॉडल जो है वो बनाया जा रहा है, तरतीब दिया जा रहा है कि कब से कब तक ये जो फिटनेस टेस्ट होंगे। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो फिटनेस प्री सीज़न कैंप लगा था उसमें भी कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया खिलाड़ियों की फिटनेस का, जो कि उम्मीदवार हैं आगे के सीज़न के लिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के और वाइट बॉल और रेड बॉल की टीमों के लिए। और इसके साथ साथ अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ की तैयारी के लिए अनाउंसमेंट होगा अगले 7 से 8 रोज़ में, और फिर कैंप होगा अगस्त के पहले हफ्ते में, क्योंकि 21 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये अनफोल्ड हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें भी, और आपको नए चेहरे भी नज़र आएंगे। डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर्स जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है उसमें दिखाई देंगे।
डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मेंस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है उसमें दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन कुछ नए चेहरों का भी अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन कैसे हो रही है और हु इज डूइंग द सिलेक्शन? जिसमें जो 4 अरकान हैं, जिसमें कप्तान है उस फॉर्मेट का जिसके शान मसूद हैं, रेड बॉल के, इसी तरह जेसन गिल्स्पी हैं, उनके साथ पिछले हफ्ते में जब उनकी ऑस्ट्रेलिया रवानगी थी फिर उन्हें कैंप जाकर ज्वाइन किया कराची में। उससे पहले सिलेक्टर्स जो हैं असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ की, उनके साथ वो मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अब भी क्योंकि वो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है जेसन गिल्स्पी, तो उनके साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक का राब्ता है। शान मसूद को इंग्लैंड से लाइन पे लिया जाता है, तो इसलिए उनकी आपस में मुशावरत का अमल अभी भी जारी है। लेकिन जो पेपर वर्क था कि किस तरह की टीम होनी है, क्या होना है, वो तकरीबन तय जरूर हो चुका है। चलिए, ये जरूर एक दफ़ा तजर्बा होना चाहिए। जी जी, उसके साथ क्या कह रहे हैं आप सुहेल भाई? जी कुछ नहीं, आप पूछें। अच्छा, मैं हारून साहब की तरफ आना चाहूँगा। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस का सुहेल भाई आपने जिक्र किया कि वो इस दफ़ा नज़र आएंगे। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ थे परसों, और हारून साहब उनका ये कहना है कि जी ज़रूरी तो नहीं है और डोमेस्टिक परफॉर्म ही करें नेशनल टीम में आके। हमारे पास मुताबिक ऐसे एग्जांपल्स हैं, और मैं ख़ुद भी पोटेंशियल के ऊपर आया था। मैं डोमेस्टिक का परफॉर्मर नहीं था, शोएब अख्तर डोमेस्टिक का परफॉर्मर नहीं था, मोहम्मद आमिर डोमेस्टिक का परफॉर्मर नहीं था। फिर हम कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं कि अब क्या करें। मतलब जस्ट बिकॉज, बल्कि आप बताएंगे हारून साहब कि पोटेंशियल देखना चाहिए, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज इट वर्कड अ फ्यू टाइम्स, क्या ये मॉडल ही बन जाए कि बस पोटेंशियल देखें और कर लें और डोमेस्टिक में जाने की जरूरत नहीं है? लेकिन ऐसे नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि रज़ाक ने ये बात कैसे की। आई थिंक उसके पीछे कोई उसके अपने रीजंस होंगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि रज़ाक की जो इमरजेंस है वो भी अंडर 19 से ही हुई थी। डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, टूर किया उसने वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, उसके बाद जाके वो सिलेक्ट हुआ। इसी तरह शोएब अख्तर भी पाकिस्तान ए टीम का हिस्सा रहे, पाकिस्तान अंडर 19 की टीम का हिस्सा रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और उसके बाद वो आगे गए। देखिए, जो वो ये बात शायद करना चाह रहे होंगे कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है वो अपने आप को मनवा नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये तो चीज़ हो सकती है, बट मैं ये नहीं मान सकता। A few times best players of domestic did not work. एग्जैक्टली, और आपके पास हिस्ट्री है, आपको नजर आएगा कि कई ऐसे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं जिनको आप इंटरनेशनल लेवल पे लेकर गए, बड़े अरसे तक उनको खिलाया भी और वो नहीं खेल सके। ऑब्वियसली मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूं, लेकिन ऑब्वियसली हम क्रिकेट के प्लेयर्स के नाम लेने लेकिन यही मॉडल इज द राइट मॉडल कि अभी भी हम डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर्स को लेके जाएं और उन्हीं को आगे लेके जाएं। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं, बेंच मार्क्स बने हुए होते हैं। अभी जैसे भी सुहेल ने जिक्र किया आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें कुछ बेंच मार्क्स है, जिसमें परफॉर्मेंस आती है, आपकी फिटनेस आती है, आपके ओवरऑल। एक्चुअली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक तो कॉन्सेप्ट ही लोगों को समझ में नहीं आता। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता ही है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स को समझते हैं जो आपकी टीम में आने के काबिल हैं और जो उनको खिलाना आपका ज़रूरी होगा। तो उन प्लेयर्स को आप वेरियस कैटेगरीज में डालते हैं उनकी वर्थ को देखते हुए कि कौन 100% पार्ट एंड पार्सल होगा, कौन 80% होगा, कौन 60% होगा। उसके मुताबिक उनकी फिर वो फिटनेसेस को जांचते हैं। आई थिंक फिटनेस टेस्ट जो है आपके 2 या 3 दफ़ा आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक साल में आपको देना लाजमी है, और वो चीज़ वो मेरे ख्याल चलती चली आ रही है। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स को मिल जाता है जिनकी अफादियत बेहतर फील करती है जो टीम मैनेजमेंट है कि जी हमें चाहिए पता तो है क्या निज़ाम पे हमें एतमाद नहीं है। ये नहीं, अब आप हमारे साथ हैं तो ये बता दें, फिटनेस की हम बात कर रहे हैं। अब ये यो टेस्ट जो एक होता है, ये फिटनेस का टेस्ट है, और बहुत से खिलाड़ियों ने इनफैक्ट आके बाद में कंप्लेन भी किया कि भाई ये भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली ये तो एक पार्ट है उसका, देयर अबाउट वेरियस टेस्ट है, उसमें रन 3 है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्प्रिंट्स हैं, बहुत, यानी कि अबाउट 6 से 8 कंपोनेंट्स हैं इस फिटनेस टेस्ट के, जिसमें 1 पार्ट इज यो टेस्ट। तो उसमें अगर आप देखते हैं कि ओवरऑल आप उसकी एवरेज भी निकालते हैं कि कोई अगर दूसरी जगह पे बहुत अच्छा है, किसी एक जगह पे वीक है, तो उसको ये नहीं कह सकते वो अनफिट है। सो देयर आर थिंग्स जो कि टीम मैनेजमेंट और जो ट्रेनर्स होते हैं उनके साथ स्पोर्ट्स स्टाफ जो लगा हुआ होता है वो देखते हैं। अच्छा, अब जो आपकी जो सिलेक्शन के ऊपर मैं थोड़ा सा इसके बाद मैं उस पर आऊँगा। सिलेक्शन के ऊपर बात करें, देखें इस वक्त इन्होंने क्या किया कि पार्ट बना दिया हेड कोचेस को और कैप्टन्स को। आप मुझे ये बताएं, ये तो मुसलसल ऑन द टूर होंगे, तो सारी की सारी जिम्मेदारी तो या तो मोहम्मद यूसुफ पे पड़ेगी या असद शफीक पे पड़ेगी, जिन्होंने जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ हो रही होगी उसको मॉनिटर करना होगा ना। बाकी तो आपके तमाम प्लेयर्स वहाँ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके हेड कोचेज हैं, जो कैप्टन्स हैं, वो
टोटली डिपेंड करेंगे मोहम्मद यूसुफ की और असद शफीक की सिफारिशात पे। सो मेरे अपने नज़दीक ये एक इशू है। यहाँ वो ये कहेंगे कि जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं वो हमारे आइज एंड ईयर्स होंगी, वो हमें बताएंगे कि जी कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं कौन से नहीं। अब आप कुछ ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया, सोहेल की तरफ ये पॉइंट लेके जाएंगे। सोहेल भाई, मतलब वो कह रहे हैं कि बाकी लोग कोचेज और कैप्टन ये तो खेल रहे होंगे, ये कैसे देखेंगे कि कौन से शहर में, कौन से सेंटर में कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है हारून भाई का इस हवाले से, लेकिन आजकल के दौर में कोई एक दूसरे के साथ रब्ता रखना मुश्किल नहीं रह गया हुआ। आपके पास वीडियोस भी आ रही होती हैं, आपके पास स्ट्रीमलाइन हो रहे होते हैं मैचेस, सारे के सारे जो डोमेस्टिक के जो अहम मैचेस हैं आप उनके ऊपर भी कारकर्दगी देख सकते हैं। तो ये अगर कोई कोचेज रब्ता रखना चाहेंगे, इन्वॉल्व होना चाहेंगे इस प्रोसेस पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए ये कोई मुश्किल तरीकाकार है। और इसके साथ साथ आपके जो नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं उसमें आपके एक डाटा के लोग हैं शामिल बैठे हुए, हसन चीमा, आप उनसे उनकी कारकर्दगी के हवाले से लेज़ॉन कर सकते हैं। बिलाल अफजल का भी यही किरदार है, डेटा एनालिस्ट का। अब वो एडवाइज़र हो चुके हुए हैं सीएम के, जो कि पीसीबी की वेबसाइट है, अगर हम उसके ऊपर जाएं तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी ही इज़ द एडवाइज़र टू चेयरमैन, तो वो नॉन वोटिंग मेंबर हैं। अब वो डाटा के नहीं, अब सिर्फ हसन चीमा हैं, इसके साथ साथ उस्मान वाला हैं जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं। तो डेफिनेटली असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि उन्हें सारे टूर्नामेंट्स वाइट बॉल के और रेड बॉल के देखना होंगे, लेकिन कोचेस अगर चाहेंगे तो उनका रब्ता रखना, जो एसोसिएशंस के कोचेज हैं उनके साथ रब्ता रखना या उनसे पूछना या उन तक चीज़ें पहुँचाना आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलबत्ता वो ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी नज़र होनी पड़ेगी। दिस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कशन। हाँ, ये हम ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस करते हैं, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन खास होता नहीं है। वैसे आपका बेहद शुक्रिया, आप हमने ज़हमत दी और आप आए, हम आपको तंग करते रहेंगे वक्तन फवक्तन, प्लीज हमारे लिए वक्त निकालते रहिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, दुनिया में बहुत सी जगह हैं जहाँ अभी भी कोविड हो रहा है, कोरोना हो रहा है, बल्कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जब एकदम से वेव आती है एक छोटी मोटी तो उसका भी हम जिक्र कर देते हैं। तो अमरीकी सदर जो बाइडन को कोरोना हो गया है, कोविड हो गया है, उसमें मुब्तला हो गए हैं, जिसके बायस उन्होंने तमाम सियासी मसरूफियात जो हैं वो तर्क कर दी हैं। और इस हवाले से वाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामत है, यानी इतना माइल्ड कोरोना उनको हुआ है, बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है और सदर बाइडन जो हैं वो डेलावेयर में खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। उधर पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। आपको पता ना कि देयर इज़ अ बिग वेव ओवर देयर कि ही इज़ नॉट फिट टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएस एनी मोर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेट में पार्टी लीडर समेत 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार ना बने। आप ये सोचिए कि अपने ही डेमोक्रेट्स में कितनी बड़ी तादाद है जो ये चाहती है कि ये इस रेस से बाहर हो जाए। ही इज 80+ सबसे पहले तो, और इतने एग्जांपल्स आ गए हैं जहां नाम गलत ले लेते हैं, भूल जाते हैं। 81 बाय द टाइम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा ही वुड बी 82 एंड बाय द टाइम ये रिटायर होंगे ही वुड बी 86। सो ये सारा हिसाब किताब भी किया जा रहा है। सदर जो बाइडन तिब्बी मसाइल होने की सूरत में इंतखाब से दस्तबरदारी का इंदिया अब दे रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने ये कहा है कि इफ आई एम सिक तो या मुझे डॉक्टर्स ने कुछ कहा कि मेरी कोई किया तो फिर आई मे थिंक अबाउट इट। बाइडन दस्तबरदार हुए तो नायब सदर कमाला हैरिस या कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम सदारती उम्मीदवार बनने का इनके इम्कान रोशन हो जाएगा, बट दैट इज़ ऑल येट टू बी सीन। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वैसे देर, क्योंकि पहले इनकी तरफ से खुद ये नहीं आया था कि अगर मुझे डॉक्टर्स की एडवाइस हो तो शायद मैं आगे नहीं लड़ूंगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा हूँगा। सो लेट्स सी क्या होता है। डॉक्टर्स ने एडवाइस तो खैर जो करना है, लेकिन फ़िलहाल इनको कोविड हुआ है। अच्छा, मूविंग ऑन, अपने पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं और आपको बताएं कि बल्कि हुकूमत ने जोश में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान तो कर दिया था, जिसके बारे में हम बात भी करते रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना आसान साबित नहीं हो रहा जितना शायद हुकूमत समझ रही थी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी ऑन बोर्ड नहीं। MQM ने ना हिमायत की ना मुखालफत की, गोलमोल सा बयान जो है उन्होंने कह दिया और मामला टाल दिया। पीपल्स पार्टी से अलबत्ता मुखालफत में आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन साथ ही वो PTI को सियासी जमात की तकाज़े पूरे करने का मशवरा भी दे रहे हैं। अब उनका क्या कहना है
मुराद अली शाह साहब को सुने। सर मखसूस नशस्तें तो आपको मिल गई, क्या समझते हैं अगर हुकूमत ने मजीद कोई इसमें आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दी तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? मैंने पहले भी कहा था कि वी विल फाइट, याद है आपको? आपको यकीन नहीं आ रहा था। हमने मुकाबला किया, हमने सीटें ले ली, आगे भी कुछ ये करेंगे इंशाल्लाह। अपना हक लेने के लिए हमें आइन के मुताबिक अपना हक हम लेंगे इंशाल्लाह, उसके लिए हम फाइट करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, हम सोच रहे थे कि मुराद अली शाह साहब इन्होंने सीटें ले ली, लेकिन क्या हुकूमत, विच इज़ अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन, अदालती फैसले पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है? मुस्लिम लीग, क्योंकि हमारे ही शो में राना साहब ने क्लियरली कहा था कि हमने तो आइन से वफादारी की कसम भी खाई है और हलफ लिया है, और हमारी नज़र में तो ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, तो हम उससे क्या अखज़ करें फिर? सो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और ग्रेव कंसर्न है। इन द मीन टाइम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, नायब वज़ीर आज़म, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि ऐसा कोई फ़ैसला ही नहीं हुआ। हालांकि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने 2 टोक ऐलान किया था कि हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने जा रही है। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा इंशाल्लाह। कानून आइन के तहत फैसला होगा, अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। तो लिहाजा ये बड़ी फोर्सफुली ये आवाज़ें उठी हैं, स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन आई गेस अब थोड़ा सा रिट्रैक्ट किया जा रहा है इस बात को कि मुशावरत तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि एलाइज हैं सारे। कितने तो हमारे शो पे आए हैं और हमने सेनेटर शहरी रहमान साहिबा से भी बात की, सारों से बात की, और सारों का यही कहना था कि इस पर एब्सोल्युटली बात होनी चाहिए। सो लेट्स सी, अब इसीलिए रिट्रैक्ट किया जा रहा है बिकॉज और कुछ बड़ी गैर मामूली आपको पता है डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। आलमी मालियाती इदारे जो हैं, जैसे कि फिच की रिपोर्ट आई और वो कह रहे हैं कि बाकायदा दे अवॉइड कमेंटिंग ऑन द पॉलिटिकल सिनेरियोज या फिर गवर्नमेंट किसकी होगी नहीं होगी, ओवरऑल एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे वो कमेंट करते हैं। लेकिन इट वाज वेरी, मैंने कल भी देखा था कि इट वाज वेरी अनयूजुअल कि वो कहते हैं जी 18 महीने तो ये कहीं नहीं जा रहे। अब टू बी राइटिंग समथिंग सो स्पेसिफिक कि इट इज़ वेरी अनलाइकली कि ये 18 महीने तक कहीं जाएं, एज इन BMI की रिपोर्ट ये जो शाया हुई थी। अब 18 महीने के बाद क्या होगा? फिर एक कमेंट ये भी आया कि भाई 18 महीने के बाद हो सकता है टेक्नोक्रेट हुकूमत बना लें, हुकूमत जाने की सूरत में नए इलेक्शन नहीं होंगे। सो इतना स्पेसिफिकली व्हाई आर दीज इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस कमेंटिंग ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन? अच्छा, चलिए इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता। राना साहब, अब यही बात चल रही है और आपसे कुछ पूछना भी चाहेंगे। ये बता दें कि वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला अटल है या अभी इस पर सलाह मशवरा होगा? क्योंकि लगता यही है कि हुकूमत अब इस फैसले से पीछे हट रही है। पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई और उसके बाद कहा कि नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं इस पर। पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत की इत्तेहादी जमातें PTI पर पाबंदी लगाने की हिमायत नहीं कर रही। शायद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि वो भी हम कहेंगे तो ऑन बोर्ड हो जाएंगे, तो हुकूमत ने फिर क्या सोच कर इतना बड़ा ऐलान कर दिया था? देखिए, इसमें हुकूमत का जो भी फ़ैसला है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ऐलान वज़ीर इत्तलात ने किया, उन्होंने गालबन उसमें आइन के मुतल्लिक़ा जो आर्टिकल है 17 सब आर्टिकल 2 उसका ज़िक्र भी किया। तो अगर उसको पढ़ लिया जाता तो फिर इस तरह का शोर या वावेला जो है वो ना मचता जिस तरह का फिर मीडिया में और ख़ास तौर पे फिर सोशल मीडिया पे बात जो है वो होना शुरू हो जाती है। देखें, आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्लेरेशन जो है वो दे सकती है किसी भी तंजीम, एसोसिएशन या यूनियन से मुतल्लक कि ये जो पार्टी है इसका जो ऑपरेशन है या जो इसकी वर्किंग है वो अगेंस्ट दी इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान है या कंट्री है। उस डिक्लेरेशन को 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल करना होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो देन जो है वो पार्टी जो है वो या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो बैन हो जाता है। तो जो डिक्लेरेशन है
उसको प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ़ अदारों की, एजेंसीज़ की, कि जी फ़लाँ पार्टी या फ़लाँ ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो ये काम कर रहे हैं या वो मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ कोई जो है वो मुलव्वस हैं किसी एक्टिविटी में, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैबिनेट के सामने रखी जानी चाहिए और कैबिनेट जो है वो आफ्टर डिस्कशन अगर अप्रूव करे तो फिर वो डिक्लेरेशन जो है वो दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको सबमिट किया जाएगा। तो फोरम जो है वो कैबिनेट है। तो अभी तो कैबिनेट के सामने वो डिक्लेरेशन नहीं गई, कैबिनेट उसके ऊपर गौर करेगी और अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये फर्दर प्रूव होना चाहिए, फर्दर प्रूव होगा। अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि डिक्लेरेशन जो है वो बेस्ड ऑन एविडेंस है, तो फिर जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश होगी। तो यही तरीक़ाकार गवर्नमेंट अपनाने जा रही है इस बारे में और जब वो डिक्लेरेशन सामने आएगी तो फिर मीडिया को भी और हर किसी को ये इख्तियार हासिल है, हक़ हासिल है कि उसमें जो दी गई एविडेंस है या जो नकात हैं तो उसके ऊपर वो बात करें कि जी नहीं ये वर्दी नहीं है या ये दुरुस्त नहीं है। तो अभी जो है वो सिंपल गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन का इज़हार किया है, तो उसी के ऊपर जो है ये सारा जो है वो एक केस मीडिया में या ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में बिल्ड किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसे आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है उसी के मुताबिक देखा जाना चाहिए। थैंक यू, आपने तरीक़ेकार बता दिया, लेकिन ऑब्वियसली हम बात उसी स्टेटमेंट की कर रहे हैं जो कि हुकूमत की तरफ से आई। किसी ने, मीडिया ने या सोशल मीडिया ने अपनी तरफ से तो नहीं बनाई ना, तो ये बात आई है तो इस पे बात स्टार्ट हुई है। बड़े जोशो खरोश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब राना साहब ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ के बारे में हुकूमत जो भी कहती है वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत पे अब इल्ज़ाम ये आ रहा है कि PTI पर पाबंदी की बात हो या एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने की प्लानिंग हो या फिर कुछ और बातें, ये सब फैसले उसी कड़ी से जुड़े हैं कि हुकूमत किसी सूरत मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं देना चाहती, अदरवाइज इन अदर वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना चाहती। ऑल्दो रिव्यू भी आप लोगों ने फाइल किया हुआ है उसका, सो क्या है इरादा? नहीं देखें, हुकूमत को ये हक़ हासिल है जिस तरह से PTI को ये हक़ हासिल है। अगर वो किसी कानूनी एक्सप्लेनेशन के नतीजे में उसे फ़ायदा पहुंचता है तो उन्हें ये पूरा हक़ हासिल है कि वो अपना मुकदमा जो है वो उसको कंटेस्ट करें और कामयाबी हासिल करें। तो क्या हुकूमत को ये हक़ हासिल नहीं है? हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करे और उसकी कामयाबी के लिए जो है वो कोशिश करे। आइनी तौर पे अगर हुकूमत को वो सीटें मिल सकती हैं तो हुकूमत को उसके लिए कोशिश करना तो कोई, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये एक लीगल फ़ाइट है। जिस तरह से अपोजिशन को लड़ने का हक़ हासिल है उसी तरह से हुकूमत को भी अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करने और उसको की कामयाबी के लिए कोशिश करने का हक़ हासिल है। अच्छा राना साहब, आप ऑब्वियसली जानते हैं कि जिस तरह का बजट आया है अवाम बिल्कुल खुश नहीं है। अवाम को फौरी रिलीफ मिलने का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल, बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया है। तो ऐसे में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती तो आप नहीं समझते ये नया महावज़ जो है वो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किल पैदा करेगा? अपोजिशन और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जो एहतजाजी तहरीक की तैयारी में लगे हुए हैं, हमेशा हमारी उनसे इस बारे में बात भी होती है, तो आवाम को सड़कों पर लाने के लिए नया ईंधन मिल जाएगा उनको। देखिए, मैं ये पिछले क्वेश्चन से मुतल्लिका ही ये बात भी जो है वो नुक्ता वाज़ेह करता चलूँ कि जो एडहॉक जजेस की जो बात है तो क्या ये आइनी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है? अगर एडहॉक जजेस को नहीं रखना चाहिए या उनका रखा जाना जो है वो कोई बहुत नामुनासिब बात है तो ये फिर आइन में क्यों मौजूद है? आइन में बाकायदा जो चैप्टर है उसमें बाकायदा एडहॉक जजेस का रखने का और तरीक़ाकार जो है वो पूरी तरह से वाज़ेह है। जब एक चीज़ आइन में मौजूद है तो फिर इस बुनियाद के ऊपर कि जी वो किसी को शक पड़ रहा है कि वो उनके मफाद के ख़िलाफ़ होगा या किसी को जो है वो
ये बात अच्छी नहीं लगती, तो इस बुनियाद के ऊपर एक आइनी तौर पे एक जायज़ अमल जिसकी आइन इजाज़त देता है उसको रोका तो नहीं जा सकता। रही बात अपोजिशन की कि अपोजिशन जो है वो एहतजाजी तहरीक जो है वो उसकी तैयारी कर रही है और बजट जो है वो उसके लिए मुआवन साबित होगा। देखिए ये बजट जो है, ये बजट पेश करने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी और हुकूमत ने मुख्तलिफ़ फोरम से ऊपर ये बात वाज़ेह की थी कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान का शिकार है, डिफ़ॉल्ट करने के जो है वो किनारे पे है, करीब है, और ये मुआशी बदहाली जो है ये 2017-18 के बाद आई है। 2017-18 में जब PMLN की गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ भैया नवाज शरीफ, तो उस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पे था। पाकिस्तान की 24वीं जो है वो मौशियत थी और वो G20 में शामिल होने जा रहा था, अब 47 पे आ चुका है। उस वक्त शरह नमू जो है वो 6.2 थी। तो मामला ये है कि एक अच्छे भले कामयाबी से मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी चलते मुल्क को जो है वो इस सूरत हाल से दो चार किया गया। एक प्रोजेक्ट जो है जो बानी PTI को लाने का था उसे ला के बैठाया गया इस मुल्क का। तो अब जो है वो मुल्क जिस सूरत हाल में है तो उससे निकालने के लिए यकीनन ये बजट जो है ये मुश्किल बजट है और इसमें यकीनन लोगों को जो है वो इससे तकलीफ़ है, लेकिन एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए और इस सूरत हाल से निकलने के लिए जो है ये बड़ा ज़रूरी था और इसके ऊपर काफ़ी जो है वो चलिए आपने सारा मुल्क दोबारा पिछली हुकूमत पे डाला, बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोजेक्ट PTI या प्रोजेक्ट इमरान खान को आपने मुरद इल्ज़ाम ठहराया। आप हुकूमत में, अभी आप लोगों की हुकूमत थी इससे पहले भी, एहतसाब करें उन लोगों का, एहतसाब करें उन लोगों का जो आप समझते हैं कि मुल्क की बदहाली के जिम्मेदार हैं। आपको पता है ना, आप कह रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए मुल्क लॉन्च हुआ इसलिए मुल्क इस हाल पे पहुंचा। पिछली हुकूमतों पे मलबा डालना, आप हुकूमत में आप क्यों शिकवा कर रहे हैं? आप तो कार्रवाई करें। Doesn't suit you. नाजुक सूरत हाल है बेसिकली मतलब इस सारी चीज़ से हमें जो है वो बिल्कुल यही समझ आया है और अभी आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। हम बीमा फिच की रिपोर्ट की बात कर रहे थे जिसमें वो लिखते हैं कि डिस्पाइट सेवरल सक्सेसफुल लीगल अपील्स, ऑपोजिशन लीडर इमरान खान विल रिमेन इम्प्रिजन्ड फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। उन्हें ये लगता है, मतलब इतना डायरेक्ट वो इस तरह से कमेंट कर रहे हैं ऑन आवर पॉलिटिकल सिचुएशन। और बड़ी चीज़ें जैसे कि कोर्ट भी हुई हैं और वैसे तो हमें पता ही है। फॉर इंस्टेंस आपको एग्जांपल दे दें कि इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह जो है वो 23.33% है। और ऑब्वियसली ऐसी बातें हैं ना जिसमें आलमी रिपोर्ट्स फिर आती हैं, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा, फिर हुमा जी फिच ने लिखा है कि वी एक्सपेक्ट, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द PMLN led government will remain in power over the coming 18 months and will succeed in pushing through with IMF mandated fiscal reforms के उन्हें लगता है कि ये अभी तो इधर ही है, 18 महीने तक तो ये रहेंगे और उसके बाद भी अगर हुआ इट इज़ इन एन अनलाइकली इवेंट दैट गवर्नमेंट इज रिप्लेस्ड, उनको ये लगता है कि ये कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं अगर कोई अनलाइकली इवेंट हो भी गया तो एक टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी जिसको हिमायत हासिल होगी मुक़तदरा की और अच्छा, इस तरह से ये सूरत हाल बनेगी। फिच की बात बताइए। अब बता दें कि इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में महंगाई में कमी और शरह सूद फौरी नीचे आने का इम्कान नहीं, और इसके अलावा आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने मज़ीद टैक्स लगने का अंदिया भी दिया था। चलें जी ये भी सुन लें। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। अब ये दीज आर ऑल इंडिकेटर्स जो ये सारे इकोनॉमिक फोरकास्ट करते हैं, उनका ये देखते हुए और व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री ये सब फोर्सी कर रहे हैं कि लेकिन एक बात बताऊं, ये पर्टिकुलरली BMI फिच के जो कमेंट्स हैं दिस इज वेरी अनयूजुअल। यू नो, इस तरह के इदारे एक जनरल डायरेक्शन देते हैं, सेंस देते हैं, इतना स्पेसिफिकली किसी मुल्क के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जाके लिखना, कमेंट करना,
जिसके डायरेक्ट असरात मार्केट पे भी हो सकते हैं। मेरी बात सुने, 18 महीने जब खत्म होने वाले होंगे तो कहेंगे जी फिचने का, मगर ओवरऑल ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक करने वाली भी बात है। दिस कैन रियली हैव एडवर्स इफेक्ट्स, सो द अथॉरिटीज शुड आस्क देम कि भाई आपने इतना ओवर द बोर्ड जाके कमेंट क्यों किया हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पे। ये है कि वो साथ-साथ जिन इंडिकेटर्स के ऊपर बेस करके वो ये बात कर रहे हैं तो साथ वो ये बता भी देते हैं, और आपको पता है कि बातें कुछ बिल्कुल सही हैं, कुछ इतनी गलत भी नहीं है। जैसे कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को परेशान तो कर रखा है, ये भी पता चल रहा है। अभी सामने हमारी चीज़ें जो हैं, टैरिफ्स जो हैं वो बढ़े हैं। फिर कल साबिक वफाकी वज़ीर तजारत हैं गौहर एजाज, जी बिल्कुल, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनके मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर बिजली सार्फिन से अरबों खरबों की रकम सरकारी बिजली घर भी ले रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद हुकूमत ले रही है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs को सालाना 2000 अरब रुपए फजूल में दिए जा रहे हैं। इसमें तकरीबन 1000 अरब रुपए आवाम हुकूमत को अदा कर रहे हैं, आवाम बेसिकली अदा कर रहे हैं हुकूमत को, बेसिकली आवाम के खाते में आई है। हाँ जी, IPPs पावर प्लांट ने गुज़श्ता 2 सालों में अपनी पूरी सलाहियत का सिर्फ 25% इस्तेमाल किया है। बंद और जुज़वी चलने वाले पावर प्लांट्स के लिए जायद अदायगी तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए है। और उसके जवाब में फिर वफाकी वज़ीर पावर अवैस तकारी ने कहा कि IPPs से होने वाले मुआहदे को हुकूमती गारंटी मिली हुई है, मनसूख नहीं कर सकते हैं। हुकूमत ऑडिट करके मुआहदों का जायज़ा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं है उससे खैर बात कह देंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कैपेसिटी चार्जेस वो होते हैं जो जुज़वी या बिजली के ज़ीरो पैदावार पर भी दिए जाते हैं, और इसी वजह से सारिफीन बिजली की असल कीमत से 10 गुना ज्यादा चार्जेस अदा कर रहे हैं। इसीलिए तो जब आप दुहाइयां सुनते हैं ना कि जी हमने तो इतने पॉइंट्स हमारे यूज हुए लेकिन बिल हमारा हज़ारों में आया, वो यही हो रहा होता है। वो एक्चुअली कैपेसिटी चार्जेस होते हैं जो आपको लग रहे होते हैं। सिस्टम ये जिसका खमियाजा पूरी कौम ये भुगत रही है। नॉट जस्ट दैट, अगर हमारी जेब से पैसे जा रहे हो तो एटलीस्ट हमें समझ तो आनी चाहिए ना कि ये पैसे क्यों जा रहे हैं। वो इतनी गोल गोल बातें होती हैं, इतनी चीज़ें हो चुकी होती हैं कि आम इंसान को तो समझ भी नहीं आएगी कि हम किस चीज़ के इतने दे रहे हैं। जितने भी आप अपने घर में पंखे बंद करें, आप बिजलियां नाप तोल के यूज़ करें, फिर भी आपका बिल अगर इतना आ रहा है तो फिर तशवीश तो होती है ना। देन यू वांट टू नो कि एक्चुअली हो क्या रहा है इधर। अच्छा, इसी पे बात कर लें अगर टाइम है। मतलब ये हुकूमतों के मुआहदे हैं लेकिन भुगत कौन रहे हैं? आवाम, गरीब लोग, आवाम। That is it for today. We're going to see you tomorrow.